Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम देख रहे थे हमारे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे हमारे अर्थशास्त्र के पार्ट 7 के बारे में। तो हमने पार्ट 6 में क्या क्या देखा था? हमने पार्ट 6 में कई तरह की चीजें जो है देखने का प्रयास किया था और उसमें हमने कई तरह की चीजें देखी भी थी। तो स्वामित्व आधारित क्षेत्र अगर हम देखें तो एक तो है सार्वजनिक क्षेत्र और एक है निजी क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र जो है कई तरह के होते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि एक तो हो गए पब्लिक प्रॉपर्टी वगैरह, और निजी क्षेत्र में अगर हम इंग्लिश में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर आ जाता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी आप सब जानते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। पब्लिक प्रॉपर्टी पर हर कोई जा सकता है, मगर प्राइवेट प्रॉपर्टी पर सिर्फ प्राइवेट ओनर की परमिशन ही जरूरी होती है। तो उसी के आधार पर ये क्षेत्र है। आप जानते हैं इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा रोल है। कोई भी पार्क है वो पब्लिक पार्क है, वहां पे हर कोई आ सकता है, मगर कोई भी एक कंपनी वहां आके नहीं बोल सकती कि भैया आज से यह पार्क हमारा है। जब तक कि सरकार उन्हें ना बेच दे तब तक वो नहीं कह सकती। तो यही निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर होता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं स्वामित्व के आधार पर हम किस तरह से इकोनॉमी के सेक्टर्स को बांट सकते हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में। अभी तक हमने कौन कौन से देख लिए, पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए। सॉरी, अगर आप देखें तो एक तो हमने देखा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय, तीनों मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैंने आपको बताया संगठित और असंगठित। अब आपको बताएंगे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। तो चलिए, आर्थिक विकास या आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है। कौन सा तरीका? वही हम देख रहे हैं, परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। तो जो परिसंपत्तियों का स्वामी है और जो सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है, वो कौन है? वो है, देखते हैं कौन है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। हर कोई जानता है कि जितनी भी हमारी सार्वजनिक क्षेत्र में संपत्तियां हैं, उनका स्वामी कौन है? किसके पास है वो सारी संपत्तियां? सरकार के पास। इसी वजह से हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। सरकार क्या है? एक सर्विस प्रोवाइडर है। हम कहते हैं ना, सरकार क्या है? एक सर्विस प्रोवाइडर है। वो हमें सर्विस देती है। क्यों? क्योंकि आप उन्हें टैक्स दे रहे हैं। अब यहां पे देखिए, अब आ जाता है निजी क्षेत्र। तो ये तो हो गया आपका सार्वजनिक क्षेत्र। अब हम बात करेंगे किसकी? निजी क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र के बारे में अगर हम देखें तो निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। आप देखिए निजी क्षेत्र, आप सबने रिलायंस का नाम सुना होगा, आप सबने टाटा का नाम सुना होगा, बिरला का नाम सुना होगा। ये सब क्या है? सरकार तो इन्हें नहीं चला रही। कौन चला रहा है फिर? इन्हें चला रही है ये निजी क्षेत्र, एकल व्यक्ति। आपने अंबानी के नाम सुने होंगे, तो कई तरह के ऐसे ऐसे नाम हैं जो आपने सुने होंगे। तो उन्हें कोई एक व्यक्ति विशेष चलाता है या फिर कोई एक कंपनी के हाथों में होता है। आपने पतंजलि का नाम भी सुना होगा, आप जानते कौन चलाता है? तो एक ही व्यक्ति है, मगर आप देखिए तो वो एक कंपनी भी है, तो उनका एक स्वामित्व है उस चीज पे। तो ये जो है निजी क्षेत्र के बारे में हम यहां से देख सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। अब सरकार के क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र में क्या क्या चीजें हम हम जो है ला सकते हैं। तो देखिए, रेलवे, आप सबने बचपन से रेलवे की यात्रा तो जरूर की होगी, नहीं की होगी तो आप अभी भी कर सकते हैं। अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है। आजकल डाकघर लोग कम जाते हैं, मगर फिर भी आप देखें तो डाकघर वगैरह ये सारी चीजें जो है सार्वजनिक क्षेत्र के जो है उदाहरण है। जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे हम क्या कहते हैं? टिस्को, अथवा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में। तो मैंने भी आपको इन्हीं का उदाहरण बताया। इसके अलावा और सारी कंपनियां भी मैंने आपको बताई। ये सारी कंपनियां जो है चल रही है, इनके पास कुछ
सेवाएं देने का अधिकार। आप जानते हैं आपके पास कई सारी सिम होगी, आइडिया की सिम होगी, आपके पास जो है रिलायंस की, जियो की सिम होगी। तो सारे के सारे कौन चला रहे हैं? कंपनियां चला रही है। वो आपको क्या कर रही है? सर्विस प्रोवाइड कर रही है, टेलीकम्युनिकेशन में आपको एक सर्विस दे रही है। इस तरह से जो है ये उनकी संपत्ति है। और सरकारी, जैसे आप बीएसएनएल की बात कर लीजिए, वो क्या है? वो सरकारी है, वो भी आपको यही सर्विसेज देगा। मगर अब उसमें प्राइवेट सेक्टर आने की वजह से क्या हो गया है? कंपटीशन बढ़ गया है। तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर की वजह से आज के समय सरकारी थोड़ा पीछे रही है, मगर फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बीएसएनएल वर्क करता है, वरना ज्यादातर तो आजकल प्राइवेट कंपनियां ही आने लग गई है। अब निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। एक ही कारण होता है इनका, वो है किसी ना किसी तरह से लाभ अर्जित करना। क्यों? क्या ये लालची है? नहीं। आप अगर देखिए, अगर कोई व्यक्ति इतना ज्यादा अमाउंट कहीं पर खर्च करेगा तो कम से कम ये तो चाहेगा कि उससे थोड़ा बहुत लाभ हो। आप अगर कोई चीज खरीदने के लिए 20 रुपए देंगे तो उसके कोई, आपको कोई बिस्किट या कुछ भी आप चाहें वो मिलना तो चाहिए। तो वही है, ये 100 करोड़ अगर कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो ये चाहेंगे कि भाई 100 से हम कम से कम 120 करोड़ तो कमाएं। तो इस तरह की चीजें जो है ये हर कोई यहाँ पे बिजनेस में चाहते हैं। तो निजी क्षेत्र किस तरह की चीजें चाहते हैं? सिर्फ लाभ अर्जित करना चाहते हैं। अब इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एकल स्वामियों और कंपनियों को जो है भुगतान करना पड़ता है। अब सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उसका काम लाभ कमाना बिल्कुल नहीं, वो क्योंकि पब्लिक के इंटरेस्ट पे, पब्लिक को जो है ज्यादा इंटरेस्ट देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र काम करता है। क्योंकि कोई प्राइवेट कंपनी आपके लिए पार्क नहीं बनेगी, और अगर बनाएगी भी तो उसका चार्ज फिक्स करेगी। अब सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती है। अब सरकार भी ऐसा नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज कर देगी, वो क्या करेगी? आपसे टैक्स लेगी, कर लेगी आपसे। अब आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। आप जानते हैं हर तरह की गतिविधियों व्यय करेगी। आप जो भी ट्रेवल के हैं तो आपके लिए जो है सरकारी बसें होंगी, सरकारी हर मशीनरी होगी, ये सारी चीजें जो है काम करती है, सारी सार्वजनिक के लिए। जितने भी रेलवे प्लेटफॉर्म्स वगैरह सब सरकार चला रही है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं। इसी वजह से आपको ज्यादा पे नहीं करना पड़ रहा। अब ये गतिविधियां क्या है, सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है, ये आपको ज्ञात है। सीधी सी कारण कि भाई अब जब जनता आपको टैक्स पे कर रही है और अगर आपकी नीतियां जनता का विकास करेगी तो आपको क्या मिलेगा? आपको टैक्स ज्यादा मिलेगा। अब जनता से ज्यादा टैक्स मिलेगा, सरकार की आमदनी ज्यादा होगी। तो एक तरह से सरकार को भी पता है कि अगर हम जनता का फायदा कराएंगे तभी हमारा फायदा होगा, जनता का विकास होगा तभी हमारे पास ज्यादा कर आएगा, ज्यादा कर आएगा तो हमारे पास ज्यादा संपत्ति आएगी। तो हर कोई इस तरह से चल रहा है, वो भी जनता का विकास इसी वजह से करना चाह रहे हैं ताकि उनका भी फिर विकास हो। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते। कैसे? आप गेहूं की कीमत देखिए, गेहूं की कीमत जो सरकारी राशन की दुकानों में मिलती है, राशन कार्ड होल्डर जो लेते हैं वो, और जो प्राइवेट के पास आप जाएंगे, मान लीजिए कोई शॉपिंग मॉल चले गए आप, बिग बाजार वगैरह चले गए आप, तो वहां पे जो प्राइस लिखी हुई है और जो सरकारी में लिखी हुई है, इतना अंतर आपको मिलेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। उसका कारण क्या है? कारण इतना ही है कि हर किसी को पता है बिग बाजार में कोई ऐसा तो नहीं कोई गरीब का पर कोई गरीब चला जाएगा, कोई ग्रामीण व्यक्ति जाएगा, नहीं, उसे तो पैसे बचाने हैं, अगर होंगे भी तो भी नहीं जाएगा क्योंकि उसे पता है कि मुझे आगे जाके पैसे बचाने पड़ेंगे। मगर कोई अमीर है, उनके पास पैसों का कमी नहीं है, तो क्या होगा? वही जाएगा बिग बाजार इसी जगहों पे। तो इस तरह से उनकी कीमतें ज्यादा होती है और वो फायदा देखते हैं, तो फायदा है तो कीमत भी ज्यादा ही होगी। मगर यहाँ सार्वजनिक में कीमत को नहीं देखा जाता, वहां पे लोगों की भूमिका देखी जाती। आजकल तो फ्री में बट रहा है, कारण क्या है? सब सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र में होने के कारण हमें फ्री में बांटना पड़ रहा है। अब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनमें से कुछ चीजों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं।
क्योंकि व्यक्ति विशेष को जीवन जीने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है और उन चीजों के लिए सरकार भी पता है कि भाई हमें अगर गरीब से गरीब व्यक्ति को सही करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो फ्री में या फिर उचित दरों पर चीजें मुहैया करानी होगी। तो जो निजी क्षेत्रों की क्षमता से बाहर होती है, इस वजह से ये सारी चीजें होती है। कारण यही है कि जो निजी क्षेत्र है उनकी क्षमता से कई सारी चीजें जो है बाहर। अब इन चीजों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान तो है नहीं, बिल्कुल नहीं आसान, तो कहीं से नहीं होता पैसा आपको इकट्ठा करना हो तो भी। तो इन चीजों का इस्तेमाल जो है यहाँ पे हो रहा है, करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। यदि वे चीजों को उपलब्ध कराते हैं तो वे इसकी ऊंची कीमत वसूलते, बिल्कुल वसूलेंगे। अगर निजी क्षेत्र होगा तो वसूलेंगे। अब जैसे सड़क है, आप सड़क पर जा सकते हैं, आपको सड़क पर गड्ढे मिलेंगे, आपको सड़क पर जो है कुछ चीजें खराब मिलेगी, तो आप किसको कोसेंगे, सरकार को या फिर प्राइवेट कंपनी को? नहीं, सरकार को, नगर निगम को कोसेंगे आप। तो नगर निगम थोड़ा लेट कार्य करेगी। अब अगर यही कार्य आपको कोई निजी क्षेत्र देता तो सड़कें होती एकदम बढ़िया, मगर आपको उन सड़कों पर वजह से टैक्स भरना ज्यादा पड़ता है या फिर सर्विसेज का चार्ज भरना पड़ जाता। आपको वहां साइड में बोर्ड दिखता था कि भाई जब तक आप यहाँ पे एंट्री फी नहीं भरेंगे आपको रोड पार करने ही करने दिया जाएगा। तो इस तरह की चीजें होती, मगर ऐसा नहीं है, कारण है। तो आप आज के समय जो खराब रोड देख रहे हैं उसमें फ्री में घूम पा रहे हैं, अगर सही रोड देखना है तो आपको चार्ज भी देना पड़ता। अब पुलों, रेलवे, पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, ये सारी चीजें जो है सरकार का काम। आपको पानी की कमी है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जितने भी किसान हैं उनको पानी चाहिए, चावल की बुआई के लिए, सबके लिए पानी बहुत लगता है, पानी की बहुत ज्यादा। गेहूं में इतना पानी नहीं लगता जितना चावल में लगता है। तो इस सारी चीजों के लिए किसानों को जो है ज्यादा चाहिए। अब पानी चाहिए, नदियां तो बहुत कम है और नदियों का इस्तेमाल तो हम पीने के लिए भी कर रहे हैं और भी कई सारे कार्यों में कर रहे हैं, तो पानी तो इतना है नहीं। तो इस वजह से बांध बनाना ये भी सरकार का बांध। इसी वजह सरकार कई सारे सरदार सरोवर बांध और भी कई सारे बड़े बड़े बांध है जो सरकार बनाया करती है, उन सब का कारण जो है यही है। अब इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है कि भाई बांध बनाना कोई जनता का काम तो है नहीं, हमने जनता से कर ले लिया है, अब हमें बांध बनाना है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। सरकार का काम है सुनिश्चित करना, क्योंकि अगर सिंचाई करवाएंगे, खेतों में जाएगा, फसलें आएगी, फसलें आने के बाद जो है चीजें होंगी, तो उससे क्या होगा, सरकार की आमदनी बढ़ेगी। सरकार की आमदनी बढ़ेगी तो वो ज्यादा खर्चा करेगी, और ज्यादा खर्चा करेगी तो फिर से जो है पब्लिक का ही भला होगा। तो जितना ज्यादा पब्लिक का विकास होगा उतना ही विकास होगा सरकार। तो ये सारी की सारी चीजें मैं सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में बता कि किस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र करता है वही निजी क्षेत्र कर सकता है, मगर निजी क्षेत्र आपको अच्छी तरह से चीजें करके देगा। सार्वजनिक क्षेत्र धीरे धीरे होगा, मगर निजी क्षेत्र में आपको जो है ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा और सार्वजनिक क्षेत्र में कम खर्चे में काम होगा मगर आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें जो है होती, थोड़ा समय लगता है सार्वजनिक क्षेत्र, मगर इसमें दूसरों के हितों का चिंतन रखा जाता है। तो सारी चीजें तो मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब उसके बाद एक और चीज यहाँ पे आती है, ये सारा हम क्यों पढ़ रहे हैं, अंतर पूछा जा सकता है आपसे कि भाई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर बताइए, तो आपको ये बताना पड़ेगा जो भी मैंने आपको भी अंतर बताया। तो कुछ गतिविधियां ऐसी है जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र भी सरकारी समर्थन के बिना नहीं चल सकता, उनसे भी तो टैक्स लेगी सरकार। सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया तो निजी क्षेत्र की तो वैसे ही कमर टूट जाएगी, वैसे ही वो प्रॉफिट चाहते हैं, ज्यादा टैक्स तो देना ही नहीं चाहते। तो निजी क्षेत्र उन उत्पादनों अथवा व्यवसाय को तब तक जारी नहीं रख सकता जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है।
वृद्धि हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर हो सकती है। अब अनेक इकाइयां विशेषकर लघु इकाइयां बंद हो सकती है। बिजली की बिक्री से जो है बहुत से उद्योगों में वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। तो क्या होता है कि कई बार अगर चीजों के दाम बढ़ जाएंगे तो चीजें जो है लोग खरीदना कम पसंद करेंगे, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होगा। तो यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है। तो आप जानते हैं बिजली जो है वो बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही है, क्योंकि बिजली का उत्पादन जो है बहुत ही कठिन हो रहा है, क्योंकि पानी वैसे ही कम होता जा रहा है। तो इस वजह से सरकार क्या करती है कि बिजली जो है सस्ती दरों पर इन्हें उपलब्ध कराती है इन उद्योगों को, ताकि ये जो है कुछ कार्य कर सके और उससे जो है इकोनॉमी चलती रहे। इसी वजह से आज के समय सरकार पे काफी खर्चा है और कर्जा भी है, मगर ये ऐसा करती है ताकि लोगों को जो है उनका रोजगार मिल पाए। तो इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है। तो जैसे बिजली में सरकारें मदद करती है उसी तरह से जो है और चीजों में भी मदद की जाती है। तो सारी चीजें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एमएसपी आप सबने नाम सुना होगा, एमएसपी, इसका एमएस न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि मतलब इतने में तो हम आपको देंगे ही देंगे। इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट में मान लीजिए गेहूं की कीमत हमेशा आती थी 20 रुपए प्रति कुंटल तो नहीं आएगा, 20 रुपए प्रति किलो के मामले में अगर आप देखें कि भाई 20 रुपए प्रति किलो जो है आपको गेहूं मिल रहा है, हमेशा यही चल रहा था। अब मार्केट में उछाल आया और मार्केट में बोल दिया गया कि भाई अब 20 नहीं, अब ये 10 हो गया। तो सरकार बोलेगी कि 20 से 10 हो गया है, मगर फिर भी हम आपको 15 पे देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इतने पर तो हम आपको दे ही देंगे। तो सरकार का यही आश्वासन किसानों को थोड़ी मदद कर देता है। इसीलिए जब मंदी आती है तो किसानों को नुकसान कम होता है, क्योंकि सरकार ऐसा करती है। तो भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है। कारण क्या है? उन्हें भी अपना जो है फूड शॉर्टेज कम करना है। अब इसे अपने गोदामों में क्या करती है? भंडारित करती है गेहूं और चावल को, और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेच देती है। क्या करती है? कम मूल्य पर जो है बेच देती है सारी की सारी चीजें। अब आपने कक्षा 9 में खाद्य सुरक्षा अध्याय के बारे में जरूर पढ़ा। खाद्य सुरक्षा दिया है, उसमें जो है खाद्य सुरक्षा के बारे में बताया गया है। हमारे पास एक फूड सिक्योरिटी एक्ट भी है। तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं हमारी जो हमने देखी भी हुई है। तो सरकार लागत का कुछ क्या करती है? भाग वहन करती है। अब सरकार के खजाने में जो भी है वो पब्लिक के लिए ही खर्च करना है, क्योंकि पब्लिक ने ही तो उन्हें कर दिया है, वही उनके पास एकत्रित हुआ है। तो वो सब क्या करेंगे? अब जब ये सारी चीजें तो हो गई उनके पास एकत्रित, अब उन्हें ये सारी चीजें जो है पब्लिक के लिए खर्च भी करनी है। कहाँ खर्च करें? पब्लिक क्या मांग कर रही है? पब्लिक कह रही है कि भाई गेहूं चावल के दाम बढ़ गए हैं, हमारे पास चावल जो है बहुत ज्यादा है, अब बताइए क्या किया जाए। इतने कम रुपए में अगर चावल देंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। हमने जिस तरह से चावल और गेहूं उगाया है उससे खर्चा, इसका मतलब क्या हो गया कि खर्चा हो गया ज्यादा, आमदनी होगी कम, तो फिर बीच में हो जाएगा लॉस, और लॉस हो जाएगा तो फिर किसान नहीं रह पाएगा, क्योंकि उन्हें आखिरकार फिर जो लोन लिया था वो भी चुकाना है। इस वजह से सरकार जो है बोलती है कि भाई आप ऐसा कीजिए, हमें बेच दीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, हम जो कम दाम है उस पर किसी और को बेच देंगे। तो मतलब सरकार बोलेगी कि भाई हम हमारा नुकसान करा लेंगे मगर आपको जो है उचित मूल्य दे देंगे। तो सरकार खुद वहन करेगी। अब इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता करती है। भाई उपभोक्ताओं को तो कम पे चाहिए, किसानों को ज्यादा पे चाहिए। अब किसानों को ज्यादा पर दे दिया और कम पर जो है बेच दिया, इससे क्या हुआ? उपभोक्ताओं का भी फायदा, किसानों का भी फायदा, सरकार का नुकसान और आखिरकार जनता का नुकसान हुआ। क्यों?
क्योंकि सरकार का नुकसान यानी जनता का नुकसान, क्योंकि हमने तो उनको कर दिया था, वही पैसा नुकसान हुआ उनका, तो एक तरह से जनता का नुकसान हुआ। तो सरकार के पास जो भी ये कर उन्होंने माफ किया है या जो भी उन्होंने भाग वहन किया वो हमारे ही कर से ही वहन करेंगे। तो सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है इस तरह से। एक तरह से सहायता पहुंचाने का काम सरकार कर रही है मगर हमारे पैसे से ही कर रही है। अब अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी है जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। तो कई सारी ऐसी आर्थिक गतिविधियां हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी किस पर है? सरकार पर। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे मार्केट में कितनी भी वोलेटिलिटी हो, यानी कितनी भी जो है ऊपर नीचे हो मार्केट बाजार, आप सरकार जो है इन चीजों को तो वहन करोगे ही करोगे। इसका मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका ज्यादा है और इतनी ज्यादा कि भाई अनिवार्यता है। और सभी के लिए स्वास्थ्य अच्छा बनाना चाहिए, शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना जो है सरकार के लिए अनिवार्य। क्यों अनिवार्य? क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है। इसी वजह से आपको सरकारी अस्पताल मिलेंगे, सरकारी जो है स्कूल मिलेंगे। कारण क्या है कि सरकार का जो है ये देना उनका अधिकार है और एक तरह से हमारा अधिकार भी है कि हम उनसे ये मांगे तो उन्हें देना भी होगा, क्योंकि संविधान पे ओथ ली है, आगे उन्होंने शपथ ली है। अब हमने पहले अध्याय में कुछ गतिविधियों पर विचार किया है, बिल्कुल किया है। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करना सरकार का कर्तव्य। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई सबको जो प्राइमरी शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा वो मिले और लोग कम से कम अपना नाम वगैरह सिग्नेचर वगैरह करना तो सीख जाए। तो सारी चीजें जो है यहाँ पर हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार। अब आप देखिए कि हमने ये तो बता दिया कि हमारा स्वास्थ्य का अधिकार है, हमारे शिक्षा का अधिकार है, सरकार को हमें देना होगा, सरकार ने दिया भी, मगर उसमें गुणवत्ता का हिसाब रखना सरकार की जिम्मेदारी जो वो सही तरह से ना निभा सकी। और इस वजह से आज भी हम देखें तो हमारे भारत में जितने भी बच्चे जन्मते हैं आधे बच्चे कुपोषण के शिकार, यानी उनका जो स्केलेटन सिस्टम है ना, जो हमारी हड्डियां हैं उनकी, वो अच्छी तरह से मजबूत नहीं। आपने देखा होगा कई सारे लोगों के जो हाथों के स्केलेटन होंगे या फिर ये बहुत ज्यादा कमजोर होंगे, आपको जो है डायरेक्ट उनकी क्या होगी, स्केलेटन हड्डियां दिखने लग जाएगी। कारण क्या है? भाई उनको पोषण नहीं मिला, उनको पोषण नहीं मिला, उनको कुपोषण में रह गए। इस वजह से जो है उनके हाथ पांव ये सब जो है बहुत ज्यादा कमजोर रहते। यही सारा कारण है उनका। और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से जो है आप देखेंगे बीमार भी है। आपने देखा होगा कई बार जो है इस तरह के जब भी सर्दियां आती है तो सबसे ज्यादा कष्ट उनको ही होता है। क्यों? क्योंकि वैसे ही वो गरीब है और उतना ही नहीं उनके पास जो है इस तरह के कुपोषण के शिकार है। इसी वजह से आप देखेंगे जितने भी आपको ये बेगर्स वगैरह जितने भी दिखेंगे उन सब में जो है आपको कुपोषण ज्यादा दिखेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें जो अनाज मिलना चाहिए, जो उन्हें एक पूरे दिन का भोजन मिलना चाहिए, विटामिन प्रोटीन जो भी मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते, कार्बोहाइड्रेट जो कैलोरीज होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। इस वजह से उनका जो शरीर है वो ग्रो नहीं होता। तो हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा है और ओडिशा में जो है क्या है, ये सब क्या है वो तो हम बाद में देखेंगे। अब ये सारांश है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने जो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो ओडिशा जो शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा है कि भाई किसमें ज्यादा शिशुओं की मृत्यु होती है, तो अगर हम देखें तो ओडिशा में 41, मध्य प्रदेश में 47 का शिशु मृत्यु दर विश्व के कुछ निर्धनतम भागों से अधिक है। यानी अगर 100 बच्चे जन्मे कहीं पे मध्य प्रदेश में तो वहां पर 47 की मृत्यु हो जाएगी, और उड़ीसा में अगर 100 बच्चों का जन्म हुआ तो उनमें से 41 की मृत्यु हो जाएगी। क्यों? कुपोषण की वजह से। तो सबसे ज्यादा यही। तो सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवास वगैरह, पोषण वगैरह, भोजन, ये सब जो है करना। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर
अत्यंत निर्धनों की और देश के पूर्णतः उपेक्षित भागों की देखभाल करे। जो नहीं करती सरकार कई बार, और करती भी है तो बहुत कम। तो इस तरह से हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हमें सारांश और कुछ क्वेश्चन आंसर देखने जो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।